हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये 4th पार्ट है और ओवरऑल इस चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 6th एक्चुअल में लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएं तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से हमें दिखते हैं। अब देखो, आप लोगों ने नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे ही हैं मेरे बच्चे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैंने कुछ इस तरह का ड्रॉ करा हुआ है, तो आप सबको पता है कि अगर मैं इस ग्रुप के बारे में बात करूं तो ये अगर मेरे कार्बन की पैरेंट चेन है तो ये हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और इसका कॉमन नेम आप सभी को पता है, इसे बोलते हैं मेथिल। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में और फंडामेंटल लेवल से बहुत ही आसान सी भाषा में कवर करी हुई हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है जो आपको दरअसल में जैसे नहीं पता कि मेथिल ग्रुप है या ऐसे और कौन कौन से एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर वो प्रीवियस लेक्चर आप अच्छे से कवर कर लेना। यहां पर आई बटन पर मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। बट अगर आपको चीजें पता है तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेथिल ग्रुप है, हमें पता है। सिमिलरली मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप इस तरह का ले लूं तो हम सबको पता है कि ये दरअसल में अपने आप में एक एथिल ग्रुप हो गया। ये हमारा एक एथिल ग्रुप है। तो ये नॉर्मल या ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हमें अच्छे से पता है, इसका नोमेनक्लेचर हमें पता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से देखते हुए चलना, तो ये हमें प्रोपिल दिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन और कर ले रहे हैं यहां पर CH2 के पीछे COOH लगा ले रहे हैं। यहां पर आगे CH2, आगे CH डबल बॉन्ड CH2, ये सब ले रहे हैं। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पैरेंट चेन ये हो जाएगी पूरी, क्योंकि इस पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। पैरेंट चेन को फाइंड आउट करने के रूल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हुए हैं। अगर आपको अच्छे से सारे रूल पता हैं तो अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने इस पूरे छोटे छोटे पॉइंट्स को प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा हुआ है, जरूर उसे अच्छे से रिकॉल कर लेना। अब देखो ये ग्रुप हम सबको पता है, ये ग्रुप है प्रोपिल ग्रुप। पर अगर मान लीजिए ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हमें पहले से इनके कॉमन नेम हमें पता है, ये एल्किल ग्रुप है, इनके कॉमन नेम हमें पता है। बट अगर हमें इस तरह के स्ट्रक्चर मिलने की बजाय कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, यहां पर हमारे पास ये पैरेंट चेन हो गई और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट प्रोपिल नहीं है, इसमें 3 कार्बन है, बट ये प्रोपिल नहीं है क्योंकि प्रोपिल होने के लिए जरूरी है मेरे बच्चे CH2 ग्रुप के आगे CH2 CH3 एक चेन में लगे हो, यानी एक सीधी लाइन में लगे हो, एक के बाद एक, और CH2 ग्रुप CH से कनेक्टेड हो पैरेंट चेन से। पर यहां पर देखो 3 कार्बन तो है लेकिन CH2 की वजह CH कनेक्टेड है, कहीं बीच वाला कार्बन कनेक्टेड है। तो जब कभी भी इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जिनके सिंपल एल्किल ग्रुप नेम हमें नहीं पता। जैसे हमें इसका सिंपल एल्किल ग्रुप नेम पता है प्रोपिल, ऐसे ही हमें इनका नाम पता है मेथिल, ऐसे इसका नाम पता है एथिल। लेकिन अगर हमें इसका नाम नहीं पता है तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, और इनके नाम देने का भी एक प्रॉपर टेक्निक होता है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एल्किल ही मिले, कई बार कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर ये हमारा जो ग्रुप आएगा, भी हम जब इसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में दरअसल में खुद भी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आ सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, ये सब बातें हमें अंडरस्टैंड करनी है। और तरीका बहुत सिंपल होता है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक ही रूल है, अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सारे आंसर आराम से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के दे पाएंगे, चाहे वो कैसा भी आए। रूल क्या है उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले हमें पैरेंट चेन ढूंढनी है, पैरेंट चेन हमने ढूंढ ली। पैरेंट चेन के बाद आपने जैसे ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को टारगेट कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो पैरेंट चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, हमारे केस में CH का कार्बन इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ऊपर पैरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो जो भी इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पैरेंट चेन से कनेक्टेड है उसे हम बोल देंगे नंबर 1 हमेशा। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बिल्कुल वैसे ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए आप प्रोसीजर फॉलो करते हो। प्रोसीजर क्या होता है, आपको पैरेंट चेन ढूंढनी है और नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग
हमेशा उस कार्बन से स्टार्ट होगी जो डायरेक्टली पैरेंट चेन से जुड़ा है। अब अगर नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी है तो पैरेंट चेन ढूंढने के लिए या तो हम नीचे जा सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है, तो या तो 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, या हम लोग नंबरिंग मतलब पैरेंट चेन इधर ढूंढ सकते हैं, यानी ये 1 के बाद ये 2 हो जाएगा। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ये पैरेंट चेन हो गई और इस पैरेंट चेन को लेने के बाद हम ऐसा बोल दें कि ये कार्बन 1 है, ये 2 या ये 3, या इसे 1 बोल दिया, इसे 2 बोल दिया, इसे 3 बोल दिया। अगर हमने सब्स्टिट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स है उसमें किसी और एंड से नंबरिंग करी, उस कार्बन से नहीं जो कि पैरेंट चेन से कनेक्टेड है, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। यही बात, यही रूल बस आपको ध्यान रखना है। अगर ये रूल आपने पकड़ लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप पैरेंट चेन बड़े आराम से ढूंढ लोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में वो कार्बन जो डायरेक्टली पैरेंट चेन से जुड़ा है, बाय डिफॉल्ट इसे नंबर 1 देना। अब इसे नंबर 1 दिया तो उसके बाद पैरेंट चेन ढूंढो। अब यानी आपको नंबरिंग, आपको पैरेंट चेन यहां से शुरू करनी है। अब पैरेंट चेन यहां से अगर शुरू करनी है तो या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, एक ही जगह जा सकते हो, क्योंकि जिस कार्बन को हम क्रॉस कर जाते हैं पैरेंट चेन में वापस उस कार्बन की तरफ नहीं आते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां गए तो 3 कार्बन करने के चक्कर में वापस यहां के यहां जाएं, ये गलत हो जाएगा। तो आप बस एक तरफ गए। अगर इस रूल का फॉलो करोगे आप तो डेफिनेटली कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को आइडेंटिफाई करने में और उसका नाम देने में गलती नहीं करोगे। तो हमने पैरेंट चेन ढूंढ ली, कॉम्प्लेक्स पार्ट की ये हो गई, नंबरिंग कर ली, ये हो गई नंबरिंग। तो हमने ध्यान से देखा इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में जिस तरह से पैरेंट चेन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है कि कुछ साइड चेन्स वगैरह लगी होती हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, ऐसे यहां पर अगर ये पैरेंट चेन है कॉम्प्लेक्स पार्ट की तो इसमें बाहर एक साइड चेन लगी है मेथिल ग्रुप की। तो अब जिस तरह से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी नाम देते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को अगर नाम देना है तो हम कैसे देंगे? सबसे पहले अगर हम कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। तो अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देना है तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का पैरेंट चेन ये है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये CH3। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो इसकी पैरेंट चेन में अलग अलग जगह पे लगा है। अभी जो मेन पैरेंट चेन है इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? उसका तो नाम देंगे ही देंगे, अभी हम इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देने का तरीका सीख रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पे लगा है मेथिल, तो हम ये बोलेंगे 1 पे लगा हुआ है मेथिल मेरे प्यारे बच्चों। तो हम इसको ऐसे नाम देंगे, हम इसे बोलेंगे 1 पे लगा है मेथिल। अब पैरेंट चेन में 2 कार्बन, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट जब खत्म होते हैं तो हम रूट वर्ड को नाम देते हैं। तो पैरेंट चेन में यहां कितने कार्बन है? 2, तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारा 8। अब इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अगर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता तो आप इसे बोलते ईथेन, पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है और सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप्स होते हैं, तो इनके नाम के आखिर में इल वर्ड आना चाहिए। तो इल वर्ड आने के लिए हम यहां पर एथेन नहीं लगाएंगे, बल्कि एन की स्पेलिंग का पूरा एन ड्रॉप कर देंगे और वाईएल लगा देंगे, एल्किल ग्रुप बना देंगे। तो हमने आज रखा एन को, मतलब अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट के नाम में एन को ड्रॉप करके हम इल लगा देते हैं, इन को ड्रॉप करके इन इल लगा देते हैं, मतलब लास्ट वाला ई ड्रॉप करके वाईएल लगा देंगे। ऐसे ही आइन अगर है तो आइन में भी लास्ट वाला ई ड्रॉप करके आइनल बना दोगे आप इसे, ठीक है? इस तरह से आप चीजें करोगे। आप एल्किल ग्रुप को नाम देना अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो उसके नाम के आखिर में इल वर्ड आना चाहिए। तो हम अगर एन है तो पूरा एन ड्रॉप करके इल लगाएंगे, उसमें लास्ट का ई नहीं पूरा एन ड्रॉप कर देते हैं। इन में लास्ट का ई ड्रॉप करके वाईएल लगा देंगे, आइन में ऐसे ही ई लास्ट वाला ड्रॉप करके वाईएल लगा देंगे, मतलब उसे एल्किल ग्रुप बना देंगे। तो ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे पैरेंट चेन में किस कार्बन पे लगा है, तो पैरेंट चेन की अगर नंबरिंग करनी है तो क्योंकि ये राइट और लेफ्ट दोनों से सेम कार्बन पे आ रहा है तो आप कहीं पर भी इसकी नंबरिंग कर सकते हो, कहीं से भी। तो 4th कार्बन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो अगर हमें इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले हम बोलेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इस मेन पैरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट 4th कार्बन पे लगा है और उस सब्स्टिट्यूएंट के कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसका नाम ये है। तो हम एक रूल और याद रखना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम जब भी दिया जाता है हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिख के दिया जाता है। तो आप पैरेंथेसिस के अंदर इसका नाम लिखोगे और ये खुद मेन पैरेंट चेन में कौन से कार्बन पे लगा है? 4 पे। जैसे इमेजिन करो अगर यहाँ पे Cl लगा होता तो आप ये बोलते ना 4 क्लोरो, ऐसे यहां पर अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो आप इसे बोलोगे 4 और इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो आपने बोला 4 1 मेथिल एथिल, इसके बाद हमारे पास 7 कार्बन की पैरेंट चेन है तो रूट वर्ड हो जाएगा हेप्ट, और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एन। तो ये इस पूरे पार्ट का नाम हो गया 4 1 मेथिल एथिल हेप्टेन।
अब चाहो तो कुछ बच्चों को याद होगा ये दरअसल में आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तो अगर आपने इसका आइसोप्रोपिल से नाम लिख दिया तो भी माना जाएगा सही, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि रूल तो वही है कि आपको इसका नाम पता है आइसोप्रोपिल, तो उसके साथ भी नाम दे सकते हो। लेकिन मैंने इसकी हेल्प से बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर आ जाए तो उसको नाम कैसे दोगे। क्या तरीका है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमेशा वो कार्बन जो डायरेक्टली पैरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा है आप उसे नंबर 1 दे दोगे, यानी आप उस कॉम्प्लेक्स पार्ट की पैरेंट चेन इसी कार्बन से स्टार्ट करोगे जो डायरेक्टली पैरेंट चेन से कनेक्टेड है। फिर आप पैरेंट चेन को ढूंढोगे, उसमें नंबरिंग करोगे, और जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दोगे उनकी लोकेशन के साथ, फिर रूट वर्ड, फिर आप प्राइमरी सफिक्स लगाओगे, और प्राइमरी सफिक्स अगर एन है तो उसकी जगह पे इल लगाओगे, क्योंकि अब ये एल्किल ग्रुप की तरह काम करेगा। कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो इन लिखोगे, लेकिन लास्ट में ई ड्रॉप करके वाईएल लगा दोगे। आइन अगर आया है तो उसके लास्ट में वाईएल लगा दोगे। इस तरह से आप नाम देना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है, तो देखो आपको एक बात बता दूं, कई बार आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बनाकर दिए जाते हैं, और अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरी एडवाइस है कि कोई बात नहीं, आप इसी बॉन्ड स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर लो एक्चुअल स्ट्रक्चर में, मतलब कंडेंस स्ट्रक्चर में, मतलब सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन ढूंढ लो, आप बना लो उनको। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पर वो सारे कार्बन ड्रॉ कर दे रहा हूं जो एग्जिस्ट करते हैं। भाई आपको पता है बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में जितने भी वर्टेक्स वाले पॉइंट होते हैं यहां पर सब जगह कार्बन होता है। तो यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर है, यहां पर है, इधर भी होगा, यहां भी है, यहां भी है। यहां ऑलरेडी सीएल जुड़ा है तो हम नहीं लगाएंगे, यहां पर एक कार्बन होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां पर होगा। हर कार्बन जिसके 4 बॉन्ड नहीं कंप्लीट हुए हैं, और 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने में जितने भी बॉन्ड बचे हैं वो हाइड्रोजन से फुलफिल होंगे। जैसे इस कार्बन के अगल बगल 2 बॉन्ड है तो इसके पास CH2 होगा, इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है तो CH होगा, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है यहाँ CH होगा, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड बचे हैं तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 1 बॉन्ड कंप्लीट है तो CH आ जाएगा, ऐसे यहाँ CH3 आएगा। आप ये काम भी यहां पर मेरे बच्चे कर सकते हो। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर में कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस कार्बन के अराउंड भी 4 बॉन्ड बने, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अब हमें इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंट चेन ढूंढेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पैरेंट चेन ढूंढने के लिए आपको याद है मेन पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए और पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अगर हम इस बात को फॉलो करें तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और यहां तक जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर सारे फंक्शनल ग्रुप CHO वाले सारे कार्बन पैरेंट चेन में आ जाएंगे। तो इस चक्कर में अगर ये हमारी मेन पैरेंट चेन हुई मेरे बच्चे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंपल नाम तो अपने को पता ही नहीं है। तो अब हमें इस कंपाउंड को अगर नाम देना है तो पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट से नाम देना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जो मेन पैरेंट चेन है इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। अब मेन पैरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करोगे, मेन पैरेंट चेन की नंबरिंग ऐसे होनी चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़े, पर अगर सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है तो हम चाहेंगे वो भी पास में पड़े। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, फंक्शनल ग्रुप CHO यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां से ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो पैरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा है बट वो खुद पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है। तो ये पैरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा ये पूरा पार्ट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट अगर हम बात करें तो इस कार्बन से 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे लगा है, पर यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पे लगा है। तो CHO से सबसे पास में ये सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से लगा है, इस तरफ से। तो इसका मतलब है ये लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेगा। और अगर आपको लोएस्ट सम रूल नहीं पता है मेरे बच्चे, मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा इस पर कमांड जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा हुआ है। आई बटन पर यहां पर मैं प्लेलिस्ट का बटन दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप आराम से देख लेना। अदरवाइज आप चाहो तो यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय केमिस्ट्री कक्षा बाय प्रभात, तो आपको वहां से मिल जाएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। अब देखना यहां पर आप बड़े आराम से देखोगे तो नंबरिंग यहां से कर लो, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो हमें ये तो पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे है। अब इसका नाम भी दे देते हैं फटाफट। तो अगर नाम देने पर हम आएंगे तो हम ऐसा देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको नाम देने के लिए उसमें पैरेंट चेन ढूंढनी होती है, और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का वो कार्बन जो पैरेंट चेन से जुड़ा उसे बोल देंगे नंबर 1। तो हमने इसे बोल दिया नंबर 1। अब इसके बाद यानी पैरेंट चेन यहां से शुरू होगी तो हमें पैरेंट चेन ढूंढनी भी है, तो हम पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट ढूंढने के लिए यहां चले गए।
तो ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड। फर्स्ट पे मेथिल ग्रुप लगा है, 2 पे क्लोरो। तो अब पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अगर नाम दे हम, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट में। तो 2 पे लगा है क्लोरो, 1 पे लगा है मेथिल, तो हम इसको नाम ऐसे देंगे 2 क्लोरो, और 1 पे लगा है मेथिल। जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं वैसे नाम देंगे। तो ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आ गए। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 1 2 3, तो इसका रूट वर्ड लिखोगे, तो रूट वर्ड हो गया प्रोप। अब क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखते, पर क्योंकि ये एक एल्किल ग्रुप है तो पूरा एन ड्रॉप करके वाईएल लगा दोगे, तो आप यहां पर लगाओगे प्रोपिल, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना। तो ये हमारे इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो गया। अब जरा नोटिस करो, कोई भी इस नाम को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है। भाई प्रोप का मतलब वो समझेगा 3 कार्बन लगाने हैं, 3 कार्बन के बाद उसमें से जो कार्बन डायरेक्टली पैरेंट चेन से जुड़ा है वो नंबर 1 हो गया, तो उस पर मेथिल लगाना है, और 2 पर क्लोरो लगाना है, तो वो यहां पर मेथिल लगा गया, यहां पर क्लोरो, और बाकी कार्बन के बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर देगा। तो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इससे आप नाम से स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हो। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम की सबसे खास बात यही होती है कि आप उसके नाम से प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बना सकते हो और स्ट्रक्चर से प्रॉपर नाम भी बना सकते हो। तो अब अगर हम लोग आगे नाम दें, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। तो हमने मेन पैरेंट चेन में बता दिए थर्ड पोजीशन पे लगा है। तो इसको सेपरेट करने के लिए पैरेंथेसिस में इसलिए पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखा जाता है, ताकि ये नंबर जो मेन पैरेंट चेन का है वो डिफरेंट हो पाए हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट के सब्स्टिट्यूएंट के नंबर से। ये दोनों नंबर डिफरेंट है, ये नंबर पैरेंट चेन से आया है, मेन पैरेंट चेन से, और ये सब्स्टिट्यूएंट में आया है। अच्छा, पुराने नोटेशन में क्या होता था, इन नंबर्स पे ना इनको डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लगा देते थे। तो बाद में हमें रियलाइज हुआ कि डैश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पैरेंथेसिस में लिख दोगे तो काम चल जाएगा, लोग समझ ही जाएंगे कि ये है, तो हमने डैश वाली आइडिया हटा दिया। बट कुछ बुक्स में आज भी डैश आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो और वहां पर डैश लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स पार्ट के नाम में, तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डैश फॉलो कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी वहां पर। तो ये हो गया 3 2 क्लोरो 1 मेथिल प्रोपिल। अब इस पूरे कार्बन में कितने पैरेंट चेन में, मेन पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7, तो इसका रूट वर्ड आ जाएगा हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट और 7th कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो एल्डिहाइड को आप जानते हो अल बोलते हैं, तो 2 अल लगे तो डाई अल बोलेंगे, तो हेप्टेन 1,7 डाई अल इसका नाम हो जाएगा। तो ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का, मतलब इस पूरे से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया हुआ है। ऐसे एक और प्रैक्टिस करते हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे लिए गए जो आपको देखने में थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने मेंटली इन पे कैप्चर करना स्टार्ट कर लिया, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका ब्रेन इतना प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा कि फिर अगर छोटा स्ट्रक्चर भी आएगा तो भी आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऐसा कोई बड़ा डरावना दिखने वाला आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिया है, बहुत ज्यादा आपको डराने वाला, क्योंकि तब आप धीरे धीरे लर्न कर रहे थे। अब अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, अपने माइंड को थोड़ा सा और ज्यादा शार्प करना है, तो आप इस तरह से बड़े स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा कंफर्टेबली देखो। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको देखो एक बात याद रखनी है, कई बार हमारे टीचर्स, हमारे एग्जामिनर्स हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेलते हैं एग्जाम्स में, दरअसल में अच्छे बच्चों को नॉर्मल बच्चों से डिफरेंशिएट करने के लिए। और वो साइकोलॉजिकल गेम ये होता है कि देखो, अगर एज अ नॉर्मल स्टूडेंट हम बात करें, यानी जब, क्योंकि मैं भी ना बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन का साइज देखकर ही बड़ा डर जाता था। मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता था कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, और इस साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक की वजह से वो क्वेश्चन मैं करता ही नहीं था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि बाद में घर जाके मैं देख रहा हूं कि यार अगर मैं इसको प्रॉपर पढ़ता, टेस्ट के बाद देख रहा हूं घर जाके अगर मैं इसे पढ़ता, पूरा प्रॉपर पढ़ा, देखा, समझा, तो मुझसे वो हो रहा था। तो कई बार इसीलिए अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी या डरावने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप उन पे कमांड कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप छोटे वाले क्वेश्चन तो बना ही ले जाओगे, वो डराएंगे नहीं आपको एटलीस्ट। जैसे होता है ना कि अगर आप लेट्स से एक हैवी वेट उठा लेते हो अगर, तो आपको जो उससे हल्के वेट है वो थोड़े से लाइट लगने लगते हैं। जैसे मान लो अगर आप नॉर्मली, जैसे अगर कोई बच्चा जिम वगैरह जाता है, तो अगर आप 40 किलो का या 30 किलो का कोई वेट उठाते हो और आपको हैवी लग रहा है, बट आप अगर एक बार 40 या 50 केजी पर कंफर्टेबल हो जाओ, तो वही 30 केजी जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, अब वो आपको लाइट वेट लगने लगेगा। कुछ ऐसा ही होता है साइंस के अंदर भी। आप मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी यही होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन अगर आप वैसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चले जाओगे
तो आपको जो कम लैंग्वेज वाले हैं या सिंपल हैं क्वेश्चंस वो और थोड़े से इजी लगने लगेंगे। तो साइकोलॉजी को अपने और ज्यादा हमें बेटर करना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को अगर हम लोग नाम देना चाहें, इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना चाहें तो कैसे देंगे? इसमें एक छोटी सी बात बोल दूं, मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ करे थे, ये मिस हो गए यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यानी बेसिकली में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फिर से मैं बोल दूं, जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है इस पूरे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में वो कार्बन और हाइड्रोजन ड्रॉ कर ले, बट अब कोशिश करो कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो आप पैरेंट चेन अगर ढूंढोगे तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। हम चाहते हैं पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट आए, तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप लाने के लिए, यानी ये दोनों COH लाने के लिए हमें पैरेंट चेन ये चूज करनी पड़ेगी। पैरेंट चेन हमने ये चूज कर ली, अब हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहां से करें? तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो 1 2 3 यहां से थर्ड पे क्लोरो पड़ रहा है, 1 2 3 यहां पर 3 पे मेथिल पड़ रहा है। फिर यहां पर फोर्थ कार्बन पे कुछ नहीं है, फिर सीधे फिफ्थ कार्बन पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। पर यहां से 1 2 3 4 पर ये अवेलेबल है। तो यहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 और दूसरा 5 पर पड़ रहा है। यहां से करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 3, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, और फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4 पे पड़ रहा है। तो आपको पता है लोएस्ट सम रूल कहां से फॉलो हो रहा है? तो लोएस्ट सम रूल मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर है, 8 ये है। ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल यहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर और फिर 4 पर आ रहा है, तो यहां से अगर नंबरिंग करी 3 + 4 7 आ रहा है। यहां से नंबरिंग करी तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर और दूसरा 5 पर आ रहा है, तो 3 + 5 8 आ रहा है। तो सही नंबरिंग लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये वाली है जो ऊपर से हम करेंगे। तो हम लोग ये नंबरिंग कर लेते हैं। पैरेंट चेन तो हम लोगों ने ढूंढ ही ली है। और जिन बच्चों को लोएस्ट सम रूल, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके पहले आराम से अंडरस्टैंड करो ताकि आपको पता चल जाए। तो भाई ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब फोर्थ कार्बन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। लेकिन एक बात नोटिस करो, इस मेन पैरेंट चेन में भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। थर्ड कार्बन में मेथिल लगा है, 6 कार्बन पे क्लोरो लगा और 4 पे ये कॉम्प्लेक्स पार्ट लगा है। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देते हैं, फिर देखते हैं कि इन सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें नेम में इन्वॉल्व करना होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को अगर नाम देना है तो कैसे देंगे? तो इसमें जो कार्बन कॉम्प्लेक्स पार्ट का डायरेक्टली पैरेंट चेन से कनेक्टेड, इसे बोलेंगे 1। फिर इसके बाद यहां से अगर हमने पैरेंट चेन स्टार्ट करी है तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड कार्बन और ये हो जाएगा हमारा थर्ड कार्बन। तो यहां पर सेकंड कार्बन पे 2 बार ब्रोमो लगा है, तो 2,2 डाई ब्रोमो, और फर्स्ट कार्बन पे ये भी एक कार्बन यानी CH लगा हुआ है। अच्छा, ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में कभी एक बाहर एक लाइन लटक रही हो और वहां पे कुछ ना बना हो तो बाय डिफॉल्ट वो CH3 होता है, तो ये भी CH3 होगा, ऐसे ही ये भी CH3 होगा। तो ये तो हमारा मेथिल हो गया, क्योंकि ये कार्बन मेथिल काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये पैरेंट चेन में इन्वॉल्व है। तो ये फर्स्ट कार्बन में मेथिल लगा और सेकंड कार्बन पे 2 बार ब्रोमीन लगे हैं। तो जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं कि अगर मान लो एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकंड कार्बन पे 2 बार ब्रोमो लगा होता तो हम इसे लिखते हैं 2,2 डाई ब्रोमो, वो आपने लिख दिया। फिर 2,2 डाई ब्रोमो के बाद मेरे बच्चे यहां पर हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो मैं कर रहा था इसलिए मैंने ब्रोमो को पहले नाम दिया और मेथिल को बाद में दूंगा। तो 2,2 डाई ब्रोमो, इसके बाद आ जाएगा मेरे बच्चे फर्स्ट कार्बन पे मेथिल लगा है तो ये लिख देंगे, 1 पे मेथिल लगा है तो 1 पे मेथिल। 3 कार्बन की पैरेंट चेन है, अब यहां पर सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म, तो रूट वर्ड आ जाएगा प्रोप। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप यहां पर मेरे बच्चे यूज करोगे एन, लेकिन एन नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक एल्किल ग्रुप है, तो आप बोलोगे प्रोपिल। तो ये मेरे बच्चे इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो गया। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट की नाम में सबसे पहला लेटर कौन सा है? डी। तो नॉर्मली डाई ट्राई वर्ड जब हमारे नॉर्मल इससे पहले वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते थे तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते थे क्योंकि वो नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स की बस रिपीटिशन को बताते थे। पर ये तो पूरा इस पार्ट का, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम है। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में भले चाहे 2 बार ब्रोमो आ रहा है, लेकिन इस डी को या ये जो इसका रिपीटिशन है इसको रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करोगे, यानी इसकी स्पेलिंग डी से हम काउंट करते हुए मानेंगे, बी से नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स पार्ट दरअसल में डी वर्ड से, लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा क्लोरो है, ये मेथिल है। तो अगर इस पूरे पार्ट को नाम देना है तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो, फिर आएगा इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम जो कि डी से स्टार्ट है, और फिर आएगा मेथिल। तो हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा नाम देंगे तो हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन पे मेरे बच्चे लगा हुआ है क्लोरो। फिर इसके बाद हमारे पास फोर्थ कार्बन पे, मेन पैरेंट चेन में फोर्थ कार्बन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो हमने नंबर लिखा 4। और कॉम्प्लेक्स पार्ट को जब भी नाम दोगे हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर दोगे, तो ये हो जाएगा 2,2
डाई ब्रोमो, ठीक है, 2,2 डाई ब्रोमो, फिर आएगा 1 मेथिल प्रोपिल, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो गया। इसके बाद थर्ड कार्बन पे मेथिल लगाए तो 3 पे हमने बोल दिया मेथिल लगा हुआ है। अब ये इस पूरे मेन पैरेंट चेन के सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म हुए, ये खत्म हो गया, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। अब मेरे बच्चे आएगा रूट वर्ड, तो 8 कार्बन का रूट वर्ड बनेगा ऑक्ट। हर कार्बन में यहां पर मेन पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट कार्बन पे भी ओइक एसिड है और 8th कार्बन पे भी ओइक एसिड है तो 1,8 डाई ओइक एसिड बोलेंगे हम इसे। तो मुझे उम्मीद है ये वाला नाम आप लोगों को पकड़ में आ रहा होगा। अब कई सारे बच्चे तो यहीं पे गिव अप कर देंगे कि इतना लंबा चौड़ा नाम कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप काम करोगे तो पक्का आ जाएगी ये 40 चीजें। और देखो ये ना सिर्फ इसलिए मत सोचो कि ये आपको एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इसलिए इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऐसा सोचो यार एक ही तो क्वेश्चन आएगा इसको स्किप कर दे, क्या दिक्कत है। नहीं, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ काम करोगे तो बहुत बड़ा आपके साथ ड्रॉबैक चिपक जाएगा। और ड्रॉबैक ये हो जाएगा मेरे बच्चे कि ऐसे क्वेश्चंस ना दरअसल में हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कि मतलब मैंने बोला था ना, एक साइकोलॉजिकल वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, कि हम ऐसे क्वेश्चन से घबराएं ना। पहले तो आप एक बात चेक करो कि ये क्वेश्चन वाकई में आपको डिफिकल्ट लग रहा है या हमारी घबराहट, ठीक है, हमारी साइकोलॉजी ये बोल रही है कि नहीं भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। पहले थोड़ा सा इस बात पर आत्मचिंतन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि आपका दिमाग बस आपको बहका रहा है या वाकई में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यानी भाई सिंपल से रूल ही फॉलो करें जो आपने पढ़े थे, अगर बहुत डिफिकल्ट होता तो ये तो सबके लिए डिफिकल्ट होता, कोई ना कर पाता। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। 5 मिनट के लिए अपनी सांस रोक के रखना ये डिफिकल्ट काम है भाई, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। 3 मिनट के लिए अपनी सांस को रोक के रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, लोग करते ही नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल, और आप भी कभी मत करना, ये सबके लिए डिफिकल्ट है। लेकिन यहां पर अगर आप रियलाइज करो तो ये सबके लिए डिफिकल्ट होगी। रूल्स बस फॉलो करते चले जाओ, हमारी साइकोलॉजी हमें डराती है। और अगर आपने इस पे कमांड कर लिया, इस पे काम कर लिया, तो ट्रस्ट में धीरे धीरे आप और कंफर्टेबल होते जाओगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और क्लास 11-12 की जर्नी में आपको इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा कमांड करना है, तभी तो आप अगर 12th क्लास में जाओगे या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप साइकोलॉजिकली भी उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। और इसलिए मैं मतलब अपने बच्चों को तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जेई या नीट के, कई मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कई बार ऐसे पूछते हैं कि सर क्या जेई नीट देना जरूरी है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं इंजीनियरिंग करने का, मेरा मन नहीं है डॉक्टर बनने का, मैं कुछ और कर लूंगा, तो क्या जरूरी है कि मैं दूं? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये इंसिस्ट करता हूं कि आप जरूर वो एग्जाम दो, क्योंकि उस एग्जाम के प्रिपरेशन की जर्नी आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करती है, आपको अलग अलग चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है। अगर आपने अपनी लाइफ में अभी एक छोटा सा गोल सेट करा हुआ है कि नहीं यार मुझे 12th के साथ साथ कोई एग्जाम भी क्लियर करना है, तो ना आपको पता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कई बार जो हमारा सबका सपना होता है, चाहे करियर वाइज हो चाहे किसी और वाइज हो, हम कुछ तो गोल सेट करते हैं ना। तो उस गोल को पाने के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई स्ट्रेटजीज हमें चेंज करनी होती हैं। तो इस छोटी सी उम्र में 16-17 साल की उम्र में जेई जैसा एग्जाम, नीट जैसा एग्जाम हमें ऐसे ही फ्लक्चुएशंस के साथ हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है, अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ काम कर रहे हैं तो। और ये चीज आप रियलाइज करो आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमें। अगर आप नोटिस करो इंडिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स या अलग अलग फील्ड में सक्सेस पाने वाले लोग मोस्टली इसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि कोई उन्होंने जेई क्रैक करा हुआ था अच्छा सा, या उन्होंने नीट क्रैक करा हुआ है, जैसे रोमन सैनी सर हो गए, उन्होंने नीट क्रैक करा हुआ है। या अगर आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सुनते हो तो वो सब जेई से निकल कर आए हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर्स, ठीक है, स्क्रीन प्ले राइटर्स, वो सब वहां से निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें सीखी हैं कैसे करी जाती हैं और वो वहां पर उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। करियर आपको कौन सा चूज करना है वो तो जब आप जर्नी में रहते हो। भाई एक बात बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक 16 साल के बच्चे ने आज जो सोचा है, ठीक है, आज जो उसका ड्रीम है, वही जब वो 26 साल का होगा तो उसका ड्रीम रहेगा, वही जब 36 साल का हो जाएगा तब भी वही ड्रीम रहेगा, जब वो 46 साल का हो जाएगा तब भी वही ड्रीम रहेगा? क्या नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी ड्रीम्स चेंज होंगे। आज मैं ये करना चाहता हूं, अगर मान लो आपने अकम्प्लिश कर लिया तो आप चाहोगे कि मैं कल कुछ और करूं, वो अकम्प्लिश कर लोगे तो आपका मन करेगा कुछ और करूं। तो आपके ड्रीम लगातार बदल सकते हैं, जो आपके करियर डायरेक्शन को बदल सकता है। लेकिन इसी दौरान जो बेसिक रूट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं जिनकी हेल्प से आप अपने उन ड्रीम्स तक
उन ड्रीम्स को सच्चाई में बदलने में लगोगे, वो बेसिक रूट सबके लिए सेम है कि आप गोल डिसाइड करोगे, उसकी तरफ काम करोगे, मेहनत करोगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे तो उन फ्लक्चुएशंस को हैंडल करोगे। और अगर रियलाइज करो ये छोटी सी उम्र से करना स्टार्ट कर दो, अगर अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो प्रॉपर गाइडेंस, तो खुद वो इनहेरेंटली आपके दिमाग में बैठ जाती है और उन्हीं सब चीजों को आप आगे इस्तेमाल करते हो। जैसे अब रियलाइज करो 6-7 क्लास में अगर हमारे अंदर काहिलियत आ गई थी तो बहुत लंबे टाइम तक वो काहिलियत रही होगी, कुछ बच्चों ने दूर करी होगी, वो आप रियलाइज करोगे यार हाँ मैं तो यार 6-7 में बड़ा खराब था, लेकिन अब तो मेरे अंदर पढ़ाई वाली चीज आ गई है। ठीक है, ये अपने अंदर वो चेंज आइडेंटिफाई करोगे, आपको रियलाइज नहीं होगा वो छोटे छोटे चेंज आप छोटे अलग अलग क्लासेस में लेकर आए होगे, 8th में 9th में 10th में, तो आप बेटर हो गए होगे। कुछ के साथ उल्टा ग्राफ चला होगा, कुछ ने उल्टा ही काम करा होगा। ठीक है, कि वो पहले 6th 7th 8th में अच्छे रहे होंगे, 9th में दोस्तों के साथ मस्ती में ज्यादा लग गए या इधर उधर अपने फोकस को डिस्टर्ब कर दिया, इस वजह से वो डाउनग्रेड होने लगे, अब वो रियलाइज कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपके लिए वो एग्जाम देना, इसीलिए मैं बोलता हूँ जरूरी है। आपको नीजिंग नहीं करनी है, आपकी मर्जी है, आपको नीट अगर नहीं देना है, आपको डॉक्टरी नहीं करनी है, आपकी मर्जी है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। अब तो भाई मैं खुद मानूंगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास और अवेलेबल है, बट क्यों देना जरूरी है उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसको भी अच्छे से समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, चलो, तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाला आइडिया मेरे बच्चों को क्लियर है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें हमें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करती हैं प्रिपरेशन के रिगार्ड में, चीजों के रिगार्ड में। और वही वाली बात है, आप जितना ज्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे, आराम से चीजों को हैंडल कर लोगे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। अब देखो ये और कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, इसमें तो और लंबी लंबी मतलब साइकिलिक ग्रुप वगैरह भी दे दिया, आप तो और चिंताजनक बात हो गई। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको रूल पता है उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मेन पेरेंट चेन ढूंढेंगे, मेन पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप का अब देखो ये COH है, ये COH है, तो ये एक कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर हम यहां चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से 7 ही कार्बन मिलेंगे, क्योंकि आप इस कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिंग का पार्ट है। या तो आप पेरेंट चेन में रिंग का ही कार्बन ले सकते हो या ओपन चेन का, तो आप यहीं तक जा सकते हो। तो इसका मतलब है अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे, ऐसे पेरेंट चेन लोगे तो 7 कार्बन है, लेकिन यहां चले गए तो 8 कार्बन। ऊपर से एक लकी बात यह है यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी हमारी पूरी। तो ये मेरे बच्चे हमारे पूरे इस कंपाउंड की पेरेंट चेन हो गई। अब ये पेरेंट चेन है तो नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग देखो सब्स्टिट्यूएंट यहां से सबसे पास में पड़ रहा है, इधर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि नंबरिंग यहीं से करनी है। तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड 8। और एक काम कर रहा हूं मैं, पेरेंट चेन को हटा दे रहा हूं ताकि इतना मेसी ना रहे। पेरेंट चेन की नंबरिंग आपको दिख ही रही है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है, हमें इसको नाम देना है, तो इसको नाम देने के लिए पेरेंट चेन से कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो भी कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उसे नंबर 1 बोलेंगे। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट का नंबर 1 कार्बन हो गया, इसे मैं रेड कलर से नंबर देता हूं, ये नंबर 1। तो पेरेंट चेन में अब इसके बाद या तो यहां जाओगे, नंबर 2 हुआ, ऊपर अगर गए तो ये सब्स्टिट्यूएंट छूट जाएगा, और नीचे गए तो ये सब्स्टिट्यूएंट इसमें आ जाएगा, तो नीचे जाएंगे, ताकि ये एल्किल, ये जो साइकिल वाला पार्ट है ये भी इसी में इन्वॉल्व हो जाए सब्स्टिट्यूएंट में। क्योंकि देखो ऊपर जाने पर भी 3 कार्बन की चेन बन रही थी कॉम्प्लेक्स पार्ट में, नीचे जाने पर भी, तो दोनों जगह से अगर 3-3 कार्बन बन रहे तो सही जगह कौन सी होगी, जहां से सब्स्टिट्यूएंट और ज्यादा आ जाए। तो अगर यहां पर गए तो इसमें कॉम्प्लेक्स, इसमें चेन भी आ जाएगी, मतलब ये जो साइकिल पार्ट है ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 है। पर अगर मान लो मैं यहां की बजाय ऊपर चला जाता तो अब सब्स्टिट्यूएंट कितने होते, 1, और ये पूरा एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता, जिसे हम कहते दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यहां पर, जबकि पिछले केस में कितने हो रहे थे, 3। तो हम चाहते हैं कि अगर नंबरिंग सेम हो जा रही है, मतलब सॉरी पेरेंट चेन अलग अलग जगह से सेम आ रही है, तो आपको पेरेंट चेन वाली लेनी है जहां से मोर सब्स्टिट्यूएंट हमें मिले। तो यहां पर मिल रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहां से लेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम क्या है, तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में देखो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो से स्टार्ट करोगे, 3 कार्बन की रूट वर्ड है तो प्रोप, और क्योंकि अब ये एक कॉम्प्लेक्स, ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो इसे प्रोपिल बोलोगे आप। तो ये साइक्लोप्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपको पता है मेथिल है, और ये भी आपको पता है मेथिल है। तो एक बार 1 पे मेथिल लगा, एक बार 2 पे मेथिल, और 3 पे लगा है साइक्लोप्रोपिल। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को ही अगर मेरे को नाम देना है तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैं यहां पर अलग से नाम देकर लिख देता हूं। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं पैरेंथेसिस के अंदर। तो मेरे बच्चे 3rd कार्बन पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइक्लोप्रोपिल लगा है, तो हम बोलेंगे 3 पे लगा है साइक्लोप्रोपिल। अभी इसका नाम नहीं खत्म हुआ है, अभी तो बस इस पार्ट का नाम खत्म हुआ है, अभी इस पूरे पार्ट का नाम बचा हुआ है। इसमें 2 पे और 1 पे भी मेथिल लगा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे
1,2 डाई मेथिल। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 2 मेथिल लगे होते हैं तो उनकी लोकेशन और डाई वर्ड के बाद मेथिल लगा देते हैं। फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट में 3 कार्बन की पैरेंट चेन है तो रूट वर्ड आएगा प्रोप। ये तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अभी तक सब्स्टिट्यूएंट के नाम थे, अब रूट वर्ड आ गया प्रोप। अब इसमें सब जगह कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो आप उसे इल बोलोगे, एन की जगह पर इल लिखोगे। तो यहां पर मेरे बच्चे आप लिख दोगे इल, पैरेंथेसिस क्लोज। ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। इसकी स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? सी से। और इसके अलावा इस मेन पैरेंट चेन में हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो दो, अब यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, तो ये CH3 हो गया, CH2। तो ये तो आप लोग पहचान गए, ये एथिल है मेरे बच्चे, ये एथिल है सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो रहा है साइक्लोवर्ड से, सी से। तो अब इस पूरे कंपाउंड को, पैरेंट चेन को अगर नाम देना है, इस पूरे कंपाउंड को नाम देना है, तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकल सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी से, और ये एथिल ई से। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? सी पहले आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देंगे। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट मेन पैरेंट चेन में कौन से कार्बन मिलेगा? 5 पे। तो इसके पैरेंथेसिस में पहले हम पहले लिखेंगे नंबर है इसका 5, फिर यहां से आप नंबरिंग देना, नाम देना स्टार्ट करोगे। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 3 पर लगा है साइक्लो, फिर हमारे पास लगा है प्रोपिल, फिर आ गया 1,2 डाई मेथिल, फिर प्रोपिल। आने दो, लंबा चौड़ा नाम है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हो गया। फिर इसके बाद मेन कंपाउंड में थर्ड कार्बन पे लगा है एथिल, तो थर्ड पे हमने लगा दिया एथिल। फिर मेन कंपाउंड में, यानी मेन पैरेंट चेन में 8 कार्बन है, तो रूट वर्ड हो गया ऑक्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 और 8 पे लगे हैं 2 ओइक एसिड, तो उसका नाम हो गया डाई ओइक एसिड। तो इस तरह से इस लंबे चौड़े से कंपाउंड का नाम आ जाएगा। अब लेट्स से मैं ऐसे रैंडमली बोल दूं, मान लो यहां पर डबल बॉन्ड होता, लेट्स से ऐसे ही मैं रैंडमली बोल रहा हूं, यहां पर मान लो डबल बॉन्ड होता, तो आप क्या करते? अगर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता फॉर एग्जांपल, तो आप इसके नाम में प्रोपिल की बजाय प्रोप 1 इन लिखते, मतलब यहां पर ऐसे लिखते। बाकी चीजें, सारी चीजें तो सेम रहती, बस यहां पर क्या आ जाता? प्रोप, फिर हमारे पास आता 1 इन, अगर यहां डबल बॉन्ड होता। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके नाम के आखिर में इल वर्ड आना चाहिए, तो आप ये ई हटाकर वाईएल लिख देते, यानी यहां पर लिखते प्रोपीन प्रोप 1 इनिल। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइल लिखते, हालांकि यहां पर आ नहीं पाएगा अभी इस स्ट्रक्चर में, पर अगर होता तो आप ऐसा कर लेते। तो यही काम आपको करने होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। यानी आपको एक बात देखना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के नाम के आखिर में इल वर्ड होना चाहिए, और अगर आप नाम नॉर्मली दे रहे हो तो एन अगर आ रहा है, एन को पूरा हटाकर इल लगा दो, इन का लास्ट का ई हटाकर वाईएल लगा दो, आइन का लास्ट का ई हटाकर वाईएल लगा दो। ऐसे मान लो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई सेकेंडरी सफिक्स आ गया है, ओइक एसिड आ गया है या ऐसा कुछ आ गया है, तो उसके नाम के आखिर में भी आपको इल ही लगाना होता है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम कैसे देना है ये आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आया है। इसको समझने में मेरे बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, इसमें छोटा सा एक चेंज कर रहा हूं बस। वो चेंज ये है कि यहां पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है, आपको इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नाम देना, और एक छोटा सा चेंज यहां पर भी कर दे रहा हूं। आपके पास यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है यहां पर, तो आप इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दो और इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या निकाला है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई अभी तक हमने जो बातें करी हैं वो आपको अच्छे से पकड़ में आई हैं, आपको चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, इसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ऑर्थोमेटा पैरा ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, ये भी समझेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करे जाते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग कंटेन करने वाले कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक बात बताता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर बच्चों को इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स और उनके नाम के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। एक बार स्ट्रक्चर और नाम के साथ कंफर्टेबल हो गए, आपको दिमाग में वो प्रॉपर्ली पकड़ में आ गए ये चीजें क्या हैं, तो आप बड़े ही आसानी से केमिकल रिएक्शंस एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जरूर ध्यान से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है आपको,
और इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।